प्रिय छात्रों, पिछले भाग में हम लोगों ने संयुक्त कथनों कंपाउंड स्टेटमेंट के प्रमुख भागों कंजंक्शन, निगेशन, डिसजंक्शन और कंडीशनल का अध्ययन किया। एक बार फिर से उसे रिवीजन कर लीजिए। संयोजन में कंजंक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने दो कथनों को एंड के द्वारा जोड़ा गया। एंड के लिए हम लोगों ने डॉट प्रतीक का प्रयोग करते थे और दो कथनों को जोड़ने के लिए, जिसे डेविड राइट्स एंड मेरी रीड्स, दो कथनों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने उन दोनों कथनों के बीच एंड के स्थान पर डॉट का प्रयोग किया। और उसके बाद निषेध के लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह, जिसे हमने टाइल्ड या कर्ल का नाम देते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ये निगेशन है। जैसे कोई स्टेटमेंट P हो तो उसका निषेध निगेशन P होगा। उसके बाद डिसजंक्शन या विकल्पन के बारे में हमने जाना। इसके लिए हमने ऐसे वाक्यों में या विकल्पन के रूप में या आर का प्रयोग होता है और इसके लिए वेज प्रतीक का प्रयोग करते हैं। वी निशान होता है, इसको वेज बोलते हैं। और दो वाक्यों के बीच में, दो कथनों के बीच में वेज लगाकर आइदर आर में आर की जगह या का प्रयोग के लिए हम वेज का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया P वेज Q। और कंडीशनल स्टेटमेंट सोपाधिक कथन के लिए हम हार्स सो निशान, इसको हम इम्प्लाइज कहते हैं, प्रतिपत्ति हिंदी में बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं और ये कथन हो जाते हैं P इम्प्लाइज Q। ये हिंदी में यदि तो वाले कथन होते हैं, शर्त वाले कथन इसको कहते हैं, कंडीशनल होते हैं। इसमें पूर्वांग और उत्तरांग को देन के माध्यम से ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। इंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट को हम देन के माध्यम से जोड़ते हैं। अब हम इन्हीं चारों के बारे में संयुक्त कथनों की सत्ता सारणी द्वारा विस्तार से अध्ययन करेंगे। सत्ता सारणी कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट्स में कंजंक्शन के बारे में जानना। कंजंक्शन के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं, निगेशन के लिए कर्ल का प्रयोग करते हैं और डिसजंक्शन के लिए वेज का प्रयोग करते हैं और कंडीशनल के लिए हाश सो इम्प्लाइज निशान का प्रयोग करते हैं। का सत्ता मूल्य ट्रुथ टेबल सत्ता सारणी बनाकर स्पष्ट करेंगे। प्रत्येक वाक्य कथन या तो सत्य होता है या असत्य होता है। इस प्रकार प्रत्येक कथन का एक सत्यता मूल्य होता है, ट्रुथ वैल्यू होता है, और कथन या तो सत्य कथन का सत्यता मूल्य सत्य होता है और असत्य कथन का सत्यता मूल्य असत्य होता है। ट्रुथ वैल्यू, प्रत्येक कथन की दो ट्रुथ वैल्यू होती है, एक T और एक F। सत्य और असत्य कथन का ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, सत्यता मूल्य क्या होता है, असत्य होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम सत्यता सारणी बनाने की विधि के बारे में अच्छी तरह समझेंगे, इसे ध्यान से समझिएगा। किसी संयुक्त कथन या कंपाउंड स्टेटमेंट या युक्ति की सत्यता सारणी की रचना के लिए हम उनमें प्रयुक्त चरों की संख्या को काउंट करते हैं। एक बात और जान लीजिए, सत्यता सारणी स्टेटमेंट की होती है, यानी कि कथन की, संयुक्त कथन की होती है और युक्तियों की होती है, जिसे आर्गुमेंट कहते हैं। तो हम सत्यता सारणी बनाकर हम कथनों या स्टेटमेंट्स की सत्यता और असत्यता का पता लगाते हैं, ट्रुथ और फॉल्स का पता लगाते हैं। और आर्गुमेंट में हम वैलिडिटी और इनवैलिड, यानी कि कथन के वैलिड और इनवैलिड होने की जानकारी सत्यता सारणी द्वारा प्राप्त करते हैं। अब हम जानेंगे कैसे सत्यता सारणी बनाते हैं। चरों P Q R की संख्या को काउंट करते हैं, करके n का पता लगाते हैं, यानी कि जितने वेरिएबल होंगे, चर होंगे, उसी हिसाब से n की संख्या का निर्धारण होगा। जैसे आप देखिए P Q R S 4 वेरिएबल हैं, तो हमारा n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n का पता लगाते हैं। सत्यता सारणी की पंक्तियां, रो की जानकारी के लिए 2 की पावर n सूत्र का प्रयोग करते हैं। 2 की पावर n का अर्थ है 2, n का अर्थ है वेरिएबल की संख्या। जैसे P Q 2 वेरिएबल हो गए, P Q R में 3 वेरिएबल है और P Q R S में 4 वेरिएबल होते हैं, उसी हिसाब से n की संख्या होती है। सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र 2 की पावर n में
युक्ति या कथन में प्रयुक्त चरों की संख्या तथा टू का अर्थ होता है सत्यता मूल्य, ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू आपको बताया गया दो होते हैं, एक सत्य होता है, सत्य कथन का ट्रुथ वैल्यू सत्य होता है, और असत्य कथन का ट्रुथ वैल्यू असत्य होता है। तो टी और एफ क्या है, ये दो शब्द जो है टी और एफ के लिए आता है। तो टू की पावर एन का प्रयोग हम करते हैं। टू क्या है, टी और एफ का प्रतीक है, टी और एफ को व्यक्त करता है। एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की संख्या को बताता है, चरों की संख्या को बताता है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे इसको। उदाहरण के लिए यदि किसी युक्ति या कथन में दो चर कौन कौन है इसमें, पी और क्यू हो, तो यहाँ एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 2। तथा सत्ता सारणी में पंक्तियों की संख्या 2 की पावर n यानी कि 2 की घाते 2 बराबर क्या होता है, 2 × 2, यानी कि घातें जितनी होती हैं, रूट जितने होते हैं उसी हिसाब से ये नंबर यहाँ पर विभक्त हो जाते हैं। 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या होता है, 2 × 2 इक्वल टू 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा। तो ये 4 क्या व्यक्त करता है, ये 4 ये बताता है कि पंक्तियाँ कितनी बनेंगी, सत्ता सारणी में कितनी पंक्तियों का निर्माण होगा। इसी प्रकार यदि n बराबर 3 हो, यानी कि वेरिएबल p q r मान लीजिए 3 संख्या हो, हिंदी में से य र ला कुछ भी बोल सकते हैं। तो यदि n बराबर 3 हो तो सत्ता सारणी में पंक्तियों की संख्या 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, यानी कि 3 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 दूना 4 दूना 8, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 का अर्थ 8, यानी कि 8 पंक्तियाँ सत्ता सारणी में बनेंगी। इसके बारे में और विस्तार से बाद में जानेंगे। यदि 4 वेरिएबल हों, 4 चर हों p q r s, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4, n की जगह 4 रख दिया, और 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आएगा, यानी कि 16 पंक्तियाँ बनेंगी। क्या आवश्यकता होगी, तो ये इस सूत्र के माध्यम से 2 की पावर सूत्र के माध्यम से सत्ता सारणी की पंक्तियों की संख्या का पता लग जाता है। और 2 शब्द क्या है, 2 टी और एफ को व्यक्त करता है। वाक्य चरों को बाईं ओर से वर्णमाला क्रम p q r s में लिखने के बाद युक्ति आकार में प्रयुक्त आधार वाक्यों और निष्कर्ष को कम से अधिक की ओर विस्तार से लिखते हैं। इसके बारे में हम आपको समझाएंगे बाद में। इतना बता देना है आपको, ये जो पंक्तियां होती हैं, जैसे मान लीजिए 2 की पावर n, 2 × 2 इक्वल टू 4 है, 4 आया है तो पहली बार 4 के लिए 2 बार t का प्रयोग होगा, 2 बार f का प्रयोग होगा। और दूसरी पंक्ति में क्यू के लिए, क्यू वेरिएबल के लिए टी एफ का प्रयोग होगा। इसके बारे में भी विस्तार समझेंगे। अब हम अपना सबसे पहला कथन है जो संयोजन, कंजंक्शन की सत्ता सारणी बनाने की विधि के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो हमने पहले बता चुके हैं आपको, कंजंक्शन के लिए p डॉट क्यू, ये जो डॉट का प्रतीक है एंड के रूप में प्रयोग होता है, ये डॉट एंड का प्रतीक है। संयोजन p डॉट क्यू की सत्ता सारणी की रचना के लिए 2 की पावर n सूत्र का प्रयोग होगा। यहाँ p और q दो वेरिएबल हैं, 2 चर हैं, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, पहले बता दिया गया आपको। यहाँ 2 का अर्थ सत्ता मूल्य, ट्रुथ वैल्यू है। 2 का अर्थ क्या है, ट्रुथ वैल्यू है। ट्रुथ वैल्यू आपको बताया गया 2 होते हैं, t और f, सत्य और असत्य ट्रुथ वैल्यू हैं। ये फिक्स है, निश्चित है। इसी प्रकार 2 की पावर n, इस प्रकार 2 की पावर n, 2 की पावर 2 × 2 क्या हो गया, 4, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल है तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 4 पंक्तियां बनेंगी। पंक्तियां अर्थात p स्तंभ। अब देखिए कैसे रचना करेंगे इनकी, p q और p डॉट q, जितने भी वेरिएबल्स के पार्ट हैं उनको हम अलग अलग करेंगे। p डॉट q का हमें सत्ता सारणी बनाना है तो p को अलग दिखाएंगे, q को अलग दिखाएंगे, p डॉट q को अलग दिखाएंगे। और देखिए यहाँ क्या बताया गया आपको, हाँ, पंक्तियाँ अर्थात p स्तंभ के नीचे TTFF। देखिए यहाँ पर p स्तंभ के नीचे क्या लिखा, 2 बार t लिखा, 2 बार f। पहली बार ये फिक्स है, यदि 4 पंक्तियों में 4 यदि होगा, 2 की पावर n अगर 4 आएगा तो 2 बार t होगा और 2 बार f का यूज होगा। अगला q के लिए हम TF, ये लाइनें फिक्स होती है। 4 कभी भी n बराबर है, 2 की पावर n बराबर 4 आएगा तो पहली पंक्ति में 2 बार t होगा, 2 बार f होगा। दूसरी पंक्ति में TF, वही बताया गया है आपको।
पंक्तियां अर्थात पी स्तंभ के नीचे टी टी एफ एफ तथा क्यू कॉलम के नीचे टी एफ होगा। अभी आपको दिखाया कैसे होता है। अब पी डॉट क्यू संयोजन तभी सत्य होगा जब पी और क्यू दोनों अवयव या पार्ट्स सत्य हों। तो ये सत्य कब कब होता है? जब दोनों पार्ट्स सत्य होते हैं। देखिए यहाँ भी पी भी सत्य है, क्यू भी सत्य है, तो पूरा पार्ट्स क्या हो गया? सत्य हो गया। अब यहाँ पी डॉट क्यू संयोजन तभी सत्य होगा जब पी और क्यू दोनों अवयव सत्य हों। इसी प्रकार पी डॉट क्यू की पहली पंक्ति, आप देख रहे हैं पहली पंक्ति बताया आपको, पहली पंक्ति सत्य व अन्य पंक्तियां असत्य होंगी। देखिए आप पहली पंक्ति क्या है? ये सत्य हो गई है। यहाँ भी पी भी सत्य है, टी है, क्यू भी टी है, तो टी और टी मिलाने पर क्या हो गया? पी डॉट क्यू में क्या हो गया? टी हो जाता है। और इसकी एक खासियत है सत्य सारणी की इसमें, और यदि पी और क्यू में से कोई भी यदि एफ होता है तो ये क्या हो जाएगा? ये असत्य आएगा। इसका मिलान क्या होगा? योग क्या होगा? पी डॉट क्यू क्या होगा? असत्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी वेरिएबल यदि असत्य होता है तो पूरा संयोजन क्या हो जाता है? पूरा कंजंक्शन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे पहली पंक्ति क्या है, एक बार और समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टी और टी का संयोजन क्या होता है? टी होता है। टी और एफ का कंजंक्शन क्या होता है? एफ होता है। क्योंकि देखिए इसमें एक बार एफ आया है, एफ और टी, देखिए यहाँ पर एफ आया, एफ और टी का कंजंक्शन क्या होता है? एफ होता है। यदि दोनों एफ रहेंगे तो कंजंक्शन ऑलरेडी एफ आएगा। यानी कि यदि दोनों में से एक बार एफ आता है या दोनों बार एफ आता है तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। यहाँ पी और क्यू दोनों में से कोई एक पार्ट्स अवयव क्या है? असत्य है। तो इस कारण पी डॉट क्यू क्या हो जाएगा? असत्य होगा, एफ होगा। आपने देखा ना, इसे आप एक बार और अच्छी तरह समझ लीजिएगा। कहने का एक बार और बता देते हैं आपको, दो बार यदि टी होगा तभी सत्य होगा। दोनों पार्ट्स अवयव यदि टी होते हैं पी और क्यू तभी इनका संयोजन कम सत्य होता है, अन्यथा किसी भी अवस्था में ये असत्य हो जाएगा। अब हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। अब हम निषेध की सत्य सारणी बनाना सीखेंगे। निषेध यानी निगेशन की सत्य सारणी। आप निगेशन की पहचान जान चुके हैं कि निगेशन पी हो, तो निगेशन का निशान ये होता है, कर्ल जिसे कहते हैं। यदि कोई कथन पी हो तो उसका निषेध क्या होगा? निगेशन पी होगा। प्रत्येक कथन सत्यता फलनात्मक होता है, हम जानते हैं। इसीलिए निषेधात्मक कथन निगेशन पी का सत्ता मूल सत्ता सारणी द्वारा इस प्रकार होगा। देखिए केवल यहाँ पर एक है पी, अभी पिछले में क्या था? पी और क्यू थे, दो वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक वेरिएबल हुआ है, केवल पी वेरिएबल है। इसीलिए यदि हम 2 की पावर n सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अभी देखिए यहाँ 2 की पावर n सूत्र, इसके लिए 2 की पावर n सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 2 की पावर n की जगह 1 रखेंगे और इसका मान क्या आएगा? केवल 2 आएगा। इसीलिए यहाँ पर केवल 2 पंक्तियों का निर्माण हुआ है, पी और निगेशन पी से बना है। यानी कि यदि पी टी होता है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, और यदि एफ है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ सत्य कथन का निषेध असत्य एवं असत्य कथन का निषेध सत्य होगा। यहाँ देखिए समझाया गया, यहाँ केवल एक ही वेरिएबल पी है, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 1, जो आपको बताया n बराबर क्या होगा? 1। तथा सत्य सारणी में पंक्तियों की संख्या देखिए 2 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा? 2 पंक्तियां ही होगा। आप समझ गए होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि निषेध निगेशन में ठीक अपोजिट हो जाता है, कंट्राडिक्शन होता है, अपोजिट होता है। यदि टी है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? एफ। यदि एफ है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? टी। ये बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं विकल्पन डिजंक्शन की ओर। इसकी सत्य सारणी कैसे बनते हैं आप इसे ध्यान समझिएगा। इसका आपको बताया जा चुका है, पी वेज क्यू होता है। ये पी वेज निशान क्या व्यक्त करता है? या आर को व्यक्त करता है, आर या को। अब देखिए समझिएगा इसके सत्य सारणी कैसे बनेगी। विकल्पन पी वेज क्यू के लिए दो वेरिएबल पी और क्यू हैं, देख रहे हैं आप, पी और क्यू दो वेरिएबल हैं। इस कारण n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर क्या होगा? 2 होगा। तथा सत्य सारणी में 2 की पावर n सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, पहले करे आए हैं पीछे। तो 2 की पावर n 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 बार मल्टीप्लाई होगा 2 का तो क्या होगा? 4 होगा। 4 पंक्तियाँ बनेंगी। यहाँ पर पी कॉलम के नीचे पहले बताया गया आपको, पी कॉलम के नीचे जैसे पहले किया कंजंक्शन में किया गया था, पी कॉलम के नीचे 2 बार टी लिखा, 2 बार एफ लिखा। क्यू कॉलम के नीचे क्या लिखा? टी एफ। ये लाइनें फिक्स हैं। 4 n बराबर 4 होता है, सॉरी
2 की पावर n बराबर यदि 4 आता है तो ये लाइनें फिक्स हैं 4 के लिए। हाँ, एक बार और बता देते हैं आपको, यदि 2 की पावर n बराबर 8 आता तो पहली पंक्ति में 4 बार t लिखते हैं और 4 बार f लिखते हैं। इसके बारे में और विस्तार से आगे जानेंगे। और दूसरी पंक्ति में 2 बार t, 2 बार f, 2 बार t, 2 बार f, इस क्रम चलता है। लेकिन 4 हैं, 2 की पावर n 4 है, इसलिए 2 बार t, 2 बार f हो गया। इसके बारे में और विस्तार समझेंगे बाद में। यहाँ देखिए, किसी एक चर p या q के सत्य होने पर दूसरा विकल्प p बेच q सत्य होगा। हाँ, तो अब देखिए सत्य सारणी कैसे बनती है इसके बारे में जानेंगे। देखिए t और t का विकल्पन क्या हो गया, डिजंक्शन p बेच q क्या हो गया, सत्य हो गया। क्योंकि दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही t हैं, इसलिए क्या हो गया, इनका विकल्प सत्य हो गया। और देखिए t, एक p t है हमारा और q क्या है, f है। तो हम देखें p बेच q क्या हो गया, हमारा t हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ क्या बताया गया, अब विकल्प p बेच q में किसी एक चर p या q, देखिए कोई एक चर p या q के यदि कोई एक चर दोनों में से कोई एक वेरिएबल सत्य है होने पर पूरा विकल्प क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये बात आपको पूरी तरह से याद रखनी है कि वेरिएबल p या q में से यदि कोई भी सत्य होता है, ट्रू होता है, तो हमारा डिजंक्शन विकल्पन क्या हो जाएगा, पूरा विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। किंतु यदि दोनों ही विकल्प, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किंतु दोनों ही विकल्प का सत्ता मूल असत्य होता है, यानी p और q दोनों ही असत्य होते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, p बेच q, यानी कि विकल्पन क्या हो जाएगा, p बेच q क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने की है। और सत्य कब होगा, या तो दोनों ही सत्य होंगे p और q, या कम से कम एक सत्य होगा, तो पूरा विकल्पन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। यदि दोनों ही असत्य होते हैं p और q, तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसे आप ध्यान समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए तीनों के लिए एक बात में समझाया गया है, तीनों लाइनों के लिए। यहाँ दोनों विकल्पों में से किसी एक के सत्य होने पर पूरा विकल्प सत्य होगा। देख रहे हैं, दोनों सत्य है तो सत्य हो गया। कोई एक विकल्प सत्य है, देखिए यहाँ पर p सत्य है तो पूरे विकल्प को सत्य कर देगा। और यहाँ पर देखिए q सत्य है, p f है, असत्य है, तो फिर भी क्या हो गया, p बेच q क्या हो गया, हमारा सत्य हो गया। कब असत्य हुआ, आपने देखा, जब दोनों ही विकल्प p और q असत्य होंगे तभी हमारा p बेच q क्या होगा, असत्य होगा। यहाँ दोनों ही विकल्प के असत्य होने पर विकल्प p बेच q क्या हो गया है, असत्य हो गया है। बहुत ही आसान है, आप समझ लेंगे एक बार। ये कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेगी, आगे जब सवालों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा आपको, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा। एक बार और समझाएंगे आपको बाद में भी। देखिए अब आखिरी हम कंडीशनल स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, सोपाधिक कथन, प्रतिपत्ति कथन, उसके बारे में हम जानेंगे। आपको बता चुका है इसका प्रतीक क्या है, p इम्प्लाइज q, इसके इम्प्लाइज बोलते हैं। ये हार्स शो का निशान है, p इम्प्लाइज q। ये इंसिडेंट होता है, पूर्ववर्ती भाग है, ये उत्तरवर्ती कॉन्सिक्वेंट भाग है। ये आपको बता चुका है। यदि तो देन, ये देन का निशान भी प्रयोग होता है। खैर आज हम सत्य सारणी सीखेंगे बनाना। सोपाधि के प्रतिपत्ति संबंध p इम्प्लाइज q की सत्य सारणी तो टेबल इस प्रकार बनाएंगे। देखिए इसको भी ध्यान दीजिएगा, आपको पहले विस्तार से बहुत बता चुका है। p के लिए देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, n बराबर क्या है, देखिए p और q दो वेरिएबल हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, मेरा n बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 की पावर n क्या हो जाएगा, बराबर 4, 2 की पावर 2 यानी 4, यानी कि 4 पंक्तियाँ बनेंगी यहाँ भी। और देखिए 4 पंक्तियाँ, p के लिए फिक्स है, 2 बार t, 2 बार f। q के लिए क्या है, पहले भी किया जा चुका है, t f t f। ये लाइनें फिक्स हैं, यदि 2 की पावर n 4 होता है तो ये लाइनें फिक्स हैं। अब देखिए इसका इसका कैसे होता है, p इम्प्लाइज q कैसे सेट करते हैं। यदि p सत्य है और q सत्य है तो p इम्प्लाइज q क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये तो फिर ठीक है। अब देखिए यदि, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यदि इंसिडेंट यानी पूर्ववर्ती भाग यदि सत्य है, किसी कंडीशनल स्टेटमेंट का पूर्ववर्ती भाग t यदि सत्य है और उसका उत्तरवर्ती भाग कॉन्सिक्वेंट उत्तरवर्ती भाग यदि असत्य है, तो p इम्प्लाइज q क्या होगा, असत्य होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद कर लीजिएगा आपको। यदि पूर्ववर्ती p यदि सत्य है, q असत्य है, तो p इम्प्लाइज q असत्य होगा। ये आपको याद रखना है। t और f में यदि t और f होता है, यानी कि p t है, p सत्य है, q असत्य है, तो पूरा p इम्प्लाइज q, p प्रतिपत्ति q क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और अगली कंडीशन देखिए, यदि p असत्य है, q सत्य है, तो p इम्प्लाइज q क्या होगा, सत्य होगा। हर कंडीशन में यहाँ भी देखिए दोनों ही f हैं,
दोनों ही P और Q, यहाँ पर दोनों ही F देख रहे हैं, तो P इम्प्लाइज Q फिर भी T होगा, यानी कि दोनों के T होने पर भी T होगा, सत्य होगा, और दोनों के असत्य होने पर भी P इम्प्लाइज Q, P प्रतीक क्या होगा, सत्य होगा। बस एक कंडीशन में ये असत्य होता है जिसको आपको याद रखना है, यदि पूर्ववर्ती भाग इंसिडेंट आप कहाँ सत्य हो और उत्तरवर्ती भाग क्या हो, असत्य हो, तो पूरा P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, अन्यथा किसी भी हालत में ये असत्य नहीं होगा। इस प्रकार देखिए यहाँ पूर्वांग इंसिडेंट सत्य हो किंतु उत्तरांग कॉन्सिक्वेंट असत्य हो तो प्रतिपत्ति संबंध क्या होगा, असत्य होगा, वही बताया गया आपको। इस प्रकार P इम्प्लाइज Q निगेशन P दोनों अर्थ एक ही होता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने सत्य सारणी द्वारा संयोजन, निषेध, संयोजन के बारे में फिर से जान लीजिए। संयोजन में क्या था, संयोजन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, यदि दोनों में से कोई, यदि दोनों विकल्प सत्य होते हैं तभी संयोजन क्या होता है, सत्य होता है, अन्यथा किसी एक विकल्प के P और Q में से कोई यदि एक असत्य होता है तो पूरा P डॉट Q यानी संयोजन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और निषेध में उल्टा होता है, अपोजिट होता है, यदि P सत्य है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यदि P असत्य है तो उसका निगेशन सत्य हो जाएगा। विकल्पन में क्या ध्यान देना है, यदि कोई एक विकल्प सत्य है तो पूरा P वेज Q क्या हो जाएगा, पूरा विकल्पन डिस्जंक्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। P वेज Q कब असत्य होता है, जब इसके दोनों ही विकल्प असत्य होते हैं तो P वेज Q क्या होता है, असत्य होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये केवल एक ही अवस्था में असत्य होता है, जब पूर्ववर्ती भाग इंसिडेंट भाग इसका क्या हो, सत्य हो, और कॉन्सिक्वेंट यानी उत्तरवर्ती भाग असत्य हो तो P इम्प्लाइज Q क्या हो जाता है, असत्य होता है। अन्यथा प्रत्येक हालत में यदि P और Q T हो तो T होता है, और P और Q F हो तो फिर भी T होता है, F T में T होता है, केवल एक ही हालत में असत्य होता है। और हम लोगों ने ये जाना, हाँ, जानकारी प्राप्त किया। अगले भाग में हम अभ्यास प्रश्नों द्वारा कंपाउंड स्टेटमेंट या संयुक्त कथन की सत्यता असत्यता यानी ट्रूथ और फॉल्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।